हो गया स्टार्ट सर, हो गया। अच्छा, यूनिटी ओपन होने के बाद अगर प्रोजेक्ट बन जाएगा ना, वो कुछ यूं करके नजर आएगा। चल रहा है बेहतरीन। जब आप ओपन करेंगे ना, आपके पास कुछ व्यू ये वाला व्यू आ रहा होगा। सर एक अपना एम्प्टी प्रोजेक्ट बना ले जल्दी से। तो लाइट ऑफ करो जी, लाइट्स। मेरे पास है ये मैं ओपन नहीं हो रहा। 2D बना 3D बना ठीक है सर 2D पे 3D पे 2D। अच्छा, प्रोजेक्ट बन गया सबका? जिसको समझ नहीं आ रही तो क्वेश्चन होगा अभी पूछ ले। जब आप कंटिन्यू कर लेंगे फ्लो के अंदर डिस्टर्ब ना कीजिएगा, आपको एंड पे फिर आपको आंसर किया जाएगा। ठीक है? अच्छा, आपके सामने मल्टीपल ये विंडोज खुल गई हैं। कुछ नीचे प्रोजेक्ट की आपको विंडो नजर आ रही है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे आपको नजर आ रही है, राल की नजर आ रही है, सीन विंडो, ऐसे स्टोरी, क्या चीजें हैं। ठीक है, ये मैं आपको बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ। इधर दोस्त में देख लें, इधर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले सुन लें, फिर आप बाद में इशू ना आए आपको। ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास क्या होना चाहिए? एक कैनवस होना चाहिए हमारे पास। कैनवस का क्या मतलब है? ठीक है, मैं कहता हूँ मेरी एक सीन विंडो है। सीन विंडो क्या कहती है? मेरे पास एक इनफाइनाइट स्पेस है। मेरी गेम्स कितनी बड़ी हो सकती है? हमारी गेम्स इनफाइनाइट जा सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। इनफाइनाइट का क्या मतलब है? मैं कहता हूँ फ्लैपी बर्ड बनाता सपोज, वो चलती जाती है। मैं जब भी कोई गेम बना रहा हूँ चलती जाती है। एक चीज होती है जो वहीं पे फिक्स रहती है, कुछ होती है आगे मूव करती जाती है। तो अगर मैंने इनफाइनाइट आगे मूव करते रहना तो मुझे इनफाइनाइट स्पेस भी चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारा कैनवस की स्पेस कितनी है जिसमें हम काम कर सकते हैं। अगर तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल अप डाउन करूंगा तो ये स्क्रॉल डाउन हो ही जा रहा है, नजर आ रहा है? ठीक है, और जितना मर्जी स्क्रॉल डाउन कर लूँ मैं, वो हमारे पास कितनी स्पेस है? इनफाइनाइट, लेफ्ट पे, राइट पे, हर जगह पे। ठीक है, हाँ, सारी डायरेक्शंस में। ठीक है, अभी हम क्योंकि 2D में है तो हमारे पास 2 एक्सिस में, अगर हम 3D में जाएंगे तो 3 डायमेंशन में हमारे पास इनफाइनाइट स्पेस है इसमें। अच्छा, अब हमें काम क्या करना है? हमने काम करना है कि हमने पहले इसकी हायरार्की समझनी है। हमारे पास एक सीन विंडो है। सीन विंडो क्या बताती है कि जहाँ पे आपने चीज़ें बनानी है। सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा कोई क्यूब है, ये देखना, ये मेरा क्या बन गया? क्यूब बन गया, नजर आ रहा है? ठीक है, अब ये कहाँ पे? इनफाइनाइट स्पेस में, मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, ऐसे ही। अच्छा, मैं दोबारा अपने 2D मोड में चला जाता हूँ। 2D मोड में जैसे ही आता हूँ तो मेरे पास सब कुछ क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, बॉक्सी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डेप्थ खत्म हो जाती है। अच्छा, किसका फोन है? सीन विंडो को समय लग गई सबको कि सीन विंडो क्यों और क्या चीज़ है? कुछ हद तक सीन विंडो क्या है? जहाँ पे आप अपना काम वगैरह करते हो, चीज़ें करते हैं, ग्राफिक डिजाइन करते हैं। जो भी करते हैं। ग्राफिक डिजाइन नहीं करते आप यहाँ पे, ग्राफिक डिजाइन के अलग टूल होते हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ, आपको प्लेन हो जाएगा। अच्छा, एक सीन विंडो और एक गेम विंडो है। सीन विंडो और गेम विंडो का क्या फर्क होता है? आप लोग ने मारियो खेली है? ठीक है, मारियो के अंदर जो आपका लेवल है वो कैसे उतना सही होता है जितना स्क्रीन है? वो उससे बहुत बड़ा होता है। तो इसका मतलब है हमारा लेवल कहाँ पे बना हुआ होगा? किसी सीन में बना होगा। ऐसे ही मैं एक लेवल में होता हूँ, मैं किसी दूसरे लेवल में रहता हूँ, नया प्लेटफॉर्म आ जाता है, नया वर्ल्ड आ जाता है। उसका क्या मतलब है? उससे एक अलग सीन होगा। ऐसे ही है ना, मल्टीपल सीन्स हैं। एक सीन में एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, दूसरे सीन में दूसरा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, तीसरे सीन में तीसरा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो विंडो है, हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई इतना बड़ा सीन था, हमारी स्क्रीन पे क्या शो होगा? समझ लगती है ना इस चीज की कि हमारी स्क्रीन पे क्या शो होगा? हमारी स्क्रीन क्या आएगी जो हम अब स्क्रीन पे शो कैसे करेंगे? हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा? एक कैमरा चाहिए होगा। ठीक है, कैमरा क्यों चाहिए होगा? कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, रेंडमली इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। सपोज हमने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को एक स्पेसिफिक एंगल से स्क्रीन पे दिखाना है। हम कैसे बताएंगे कि भाई इस एंगल से इसको मूव करें, इस एंगल पे रख के इसको दिखाएं, इस जगह पे इस प्लेयर को फॉलो करें, फॉलो करते रहें। वो उसको कोई कैमरा चाहिए तो वो उसको फॉलो करेगा ना। तो हमारे मेन चीज़ क्या होगी? कैमरा चाहिए जो कि स्क्रीन के ऊपर इसको रेंडर करेगा। तो जो हमारी जो गेम विंडो होती है, इस पे क्या आता है? जो भी चीज़ स्क्रीन में नजर आएगी वो गेम विंडो में नजर आएगी। ये समझ लगती है इस चीज़ की? अच्छा,
अभी हमने तो दो मेजर समझी, एक सीन विंडो और एक गेम विंडो। हो सकता है गलती से ना आपकी सीन विंडो और प्रोजेक्ट विंडो बंद हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास इसमें एक ऑप्शन होती है, इस तरह की कोई हरकत ना कीजिएगा। अगर आपसे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आपकी विंडोज़ बंद होगी, तो नया प्रोजेक्ट ना बनाना शुरू कर दीजिएगा। लास्ट टाइम हुआ था, लोगों ने नए नए प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिए थे जस्ट बिकॉज उनके एक्सेस चेंज हो गया था। जब हमसे एक चीज़ घूम गई है, वो सीन पे साइड पे चली गई और नया विंडो प्रोजेक्ट बना लिया। विंडोज़ में जाके ये सारी ऑप्शंस आ रही होती है, हमने जनरल में जाके हमें कौन कौन से चाहिए, सीन, उसने सीन विंडो बना दी है। इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट करना है, कैसे करूँगा, मैं सीन से सिलेक्ट करके इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। मुझे गेम विंडो चाहिए, मैं जनरल में जाके गेम विंडो पकड़ूंगा और उसको सेट कर दूंगा। ये समय लगती है? अच्छा, मैं यदि इस लेआउट पे काम करता ना, मैं टॉल लेआउट होता है उसमें मुझे थोड़ा सा सुकून रहता है, इस पे तो साफ रहता है काम। अच्छा, टॉल लेआउट के अंदर क्या होता है, मैं सारा कुछ एक साइड पे आ जाता है, मेरे पास सीन एक साइड पे आ जाता है। एक चीज जो आपने देखी है, नजर आ रही होगी, एक अकबची हायरार्की नजर आ रही है यहाँ पे, ये टॉप पे नजर आ रही है सबको। एक इंस्पेक्टर नजर आ रहा है और एक प्रोजेक्ट है। ये तीन जो पैनल है ना, सबसे ज्यादा यूज होंगे आपके, टोटल जो 5 हैं, गेम, सीन, हायरार्की, इंस्पेक्टर और प्रोजेक्ट। अच्छा, सीन में हमें क्या करना था, चीजों को प्लेस करना था, उनकी मैनिपुलेशन करने थे, जो भी करना था उन्हें यहाँ पे करना था। गेम विंडो में क्या होता है, जो भी यूजर को नजर आ रहा है वो गेम विंडो में नजर आएगा। प्रोजेक्ट विंडो क्या है, प्रोजेक्ट विंडो ये है, जैसे आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो के अंदर अपना सॉल्यूशन एक्सप्लोरर बनाया देखा था, ठीक है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में क्या होता है, सारे कोड बड़ा होता है। गेम्स के अंदर क्या होता है, कोड के अलावा भी काफी चीजें होती हैं, कि एसेट्स होते हैं, स्प्राइट्स होती हैं, साउंड्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, इफेक्ट्स होते हैं। तो इसी तरह से इसमें क्या होता है, सारा कुछ वो बड़ा होता है प्रोजेक्ट विंडो के अंदर। हायरार्की विंडो क्या होती है, आप लोग अपना एक मेन बनाते हैं, एक मेन बनाने के बाद मेन में जो जो चीजें एग्जीक्यूट की होती हैं वो चलती हैं, ऐसे ही है। मैं अगर एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ, स्क्रिप्ट लगा देता, ऐड कर देता हूँ यहीं पे भी। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और मैंने एक स्क्रिप्ट रखी और बस मैंने उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्या वो स्क्रिप्ट चलेगी? नहीं चलेगी ना, मेन में ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसका, ऐसे ही है। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने शेप की क्लास बनाई थी, एक जेनेरिक क्लास, ऐसे ही थी। यूनिटी के अंदर एक जेनेरिक क्लास है, उसका नाम है गेम ऑब्जेक्ट। यूनिटी के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, गेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे हमें लगती है गेम ऑब्जेक्ट एक बॉक्स है, आप लोगों ने वो देखा होगा, वो गूगल का एक वो आया था मॉड्यूलर फोन, उन्होंने वो काम स्टार्ट किया था, जिसके ऊपर आप कहते हो स्क्रीन निकाल के उसकी जगह पे बड़ी स्क्रीन लगा लो, हाई रेजोल्यूशन की स्क्रीन लगा लो, कैमरा चेंज कर लो। किसी को नहीं पता? मैं कहता हूँ यार एक मॉड्यूलर बॉक्स है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मैंने सेब रखे तो वो क्या बन गया, सेब का डब्बा। उसमें से निकाल के मैंने मिठाई रखी, वो किसका डब्बा बन गया, मिठाई का डब्बा बन गया। मैंने उसके अंदर क्या किया, सेब, केला, कुछ भी सारी चीज़ें मिक्स करके रख दी, वो क्या हो गया, फ्रूट्स का डब्बा बन गया, ठीक है, वो फलों का डब्बा बन गया। अब खाली डब्बा जो है वो फ्रूट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, वो डब्बा एक इंडिपेंडेंट है और उसके अंदर जो जो चीज़ें आप ऐड करते जाओगे उसके मुताबिक चेंज होता जाएगा। जैसे हमें लगती है एक डब्बा, उसके ऊपर मैं नीला रंग कर दूंगा तो नीला डब्बा बन जाएगा, उसी डब्बे को मैं मॉडिफाई कर दूंगा किसी और फॉर्म में तो वो कुछ और बन जाएगा। तो हमारे पास जितना कुछ भी है वो क्या है, गेम ऑब्जेक्ट्स है। मैं उस पर थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक दफ़ा एक सेंस बन जाए कि इंजन है क्या, इंजन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, ये समझ लगी। गेम ऑब्जेक्ट में समझ लगी। हायरार्की में क्या होता है, हायरार्की के अंदर जब भी आप चीज़ें बनाते हो ना, हायरार्की के अंदर गेम ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। और गेम ऑब्जेक्ट्स का हायरार्की का मेन से मैं क्यों कर रहा हूँ कि हर वो चीज़ जो हायरार्की में पड़ी हुई है उसको मेमोरी मिलेगी। मेमोरी मिलने से क्या मुराद है कि जैसे हम न्यू करके किसी भी अरे का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी, ठीक है, सपोज क्लास ए का कोई ऑब्जेक्ट बना रहे, ए बना दिया, ए OBJ1, OBJ2, OBJ3। मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी कुछ बनाना है इस तरह से, मैं क्या करूँगा, गेम ऑब्जेक्ट 1, गेम ऑब्जेक्ट 2, गेम ऑब्जेक्ट 3, गेम ऑब्जेक्ट 4। अगर तो वो गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होगा तो उसको वो नहीं मिलेगी, मेमोरी नहीं मिलेगी, ठीक है। मेमोरी नहीं मिलेगी तो वो एग्जीक्यूशन नहीं होगी। ये समझ लगती है सबको? अच्छा, प्रोजेक्ट विंडो को समझ लगी, यहाँ पे भी समझ लगी। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट है इंस्पेक्टर विंडो। इंस्पेक्टर विंडो क्या कहती है? इंस्पेक्टर विंडो ये कहती है कि हर, जैसे हमने गेटर सेटर्स बनाए थे, अपने याद है तो आपने वो चीज़ों के काम वगैरह जब कर रहे थे तो हमने कुछ पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए थे जिनको हम करते थे कि इनको सेट कर दें, चीज़ें कर दें। अब अगर हमें यहाँ पे भी इसी तरह सारे गेटर सेट पर कॉल करना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
आपकी रन टाइम पे काम जल्दी नहीं होगा। सपोज आपका 3 GB का प्रोजेक्ट था, आपने सिर्फ स्पीड चेंज करनी थी, आप स्पीड चेंज करके रिकम्पाइल करोगे, वो फिर वो पूरा कंपाइल करे। ठीक है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन होनी चाहिए ना जिसके थ्रू हम डायरेक्ट कंपोनेंट्स की वैल्यूज एक्सेस कर सकें। मैंने एक पब्लिक वेरिएबल बनाया, मैं पब्लिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकूं, कहीं से तो कर सकूं, मैं डायरेक्ट मैन्युअली इसमें वैल्यू डाल सकूं क्योंकि इट्स पब्लिक। ठीक है, तो जो जितनी भी इंस्पेक्टर में चीज़ें आ रही होती है ना, हर वो चीज़ जो कि चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, वो क्या आती हैं, वो इंस्पेक्टर में शो हो रही होती है सारी प्रॉपर्टीज़। सिंपल वर्जन में इंस्पेक्टर में क्या आ रहा होती है, सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं। अच्छा, अब यूनिटी के अंदर एक जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने समझनी है, हर चीज़ होती है कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट का क्या मतलब है? ठीक है, कॉम्पोनेंट का ये मतलब होता है कि आप लोगों ने एग्रीगेशन पढ़ी थी। एग्रीगेशन क्या कहता है? एग्रीगेशन कहते हैं कि एक हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट है ना, हाँ, तो वो दूसरे के अंदर भी होगा, और जब एग्रीगेशन करते हैं तो एग्रीगेशन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है, एक ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट ने एग्जिस्ट करना है तो उसको सारे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स चाहिए। ठीक है, ऐसे ही है जैसे हमने कहा था एक कार की लॉट है, उसको क्या चाहिए, कार्स चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए। अगर कार्स नहीं होंगी तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, ज्यादा समय लगी। अच्छा, कंपोनेंट्स का क्या मतलब है? मैं सपोज चाहता हूँ कि मेरा एक गेम ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि भाई वो क्या बन जाए, क्यूब बन जाए, तो उसको मैं कंपोनेंट कौन सा ऐड कर दूंगा, क्यूब का कंपोनेंट ऐड कर दूंगा। ये समय लगती है। तो जो हमारे पास जो कंपोनेंट की टाइप है वो कौन सी है, वो एक जेनेरिक टाइप है, वो किसी भी क्लास का होल्ड कर सकता है कंपोनेंट। ठीक है, और वो कैसे कर पाता है, क्योंकि यूनिटी के अंदर हर ऑब्जेक्ट, हर जो स्क्रिप्ट है वो मोनो बिहेवियर से इनहेरिट हुई होती है। किससे इनहेरिट हुई होती है? मोनो बिहेवियर से। तो जैसे आप मोनो शेप की क्लास से किसी भी शेप को बना लेते हैं, इसी तरह मोनो बिहेवियर किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेव कर सकता है अपने पास। ये समझ लगती है? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा काम करके देखते हैं। अच्छा, जो मैंने आपको कहा था सीन के अंदर जाके आप इसको ओपन करेंगे ना, यहाँ से नजर आ रहा है सबको? अब हमें इसके हायरार्की नजर आना शुरू हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, मेन कैमरा। मेन कैमरा क्या शो कर रहा है, जो भी स्क्रीन के अंदर अवेलेबल है, ऐसे ही है। अच्छा, मेरा फोल्डर आप सबके साथ शेयर्ड है। कहाँ पे शेयर्ड है? उस पे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे। सीजन नहीं दिया मैंने सेशन लिखना था। चलो सीजन 1 समझ लो आज। बहुत ज़्यादा सीजन देखता हूँ मैं। अगर आज के दिन में चल जाएगा। इसके EXE फाइल
वीडियो पे डाल देंगे स्पाइस स्टेट की दो अच्छा आपके पास ना यहाँ पे ट्यूटोरियल भी पढ़ना होगा, ठीक है? ये आप लोगों ने सारी चीज़ें भी डाउनलोड करनी है, मैं बताऊँगा क्या चीज़ें कैसे करनी है इसको फॉलो करना। अच्छा अब हमने करना क्या था, जो मैंने आपको चीज़ समझानी थी ना वो ये थी कि मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आप मैंने हायरार्की में आकर मैंने कहा था जो चीज़ हायरार्की में होगी सिर्फ उसको मेमोरी उसी को मिलेगी। मैंने यहाँ पे आकर राइट क्लिक किया, मैंने एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? ये समझ लगती है मैंने क्या किया है? नहीं समझ लगती। राइट क्लिक किया यहाँ पे हायरार्की में, मेरे पास सारी ऑप्शन आ रही है, मैं किसी चीज़ें बना सकता हूँ 3D के अंदर 2D के अंदर, ठीक है? मैं क्या कहता हूँ, लेट्स सपोज मैंने स्फीयर बनाना था, ठीक है? मैंने एक स्फीयर बनाया, क्योंकि हम 2D में देख रहे थे स्फीयर 2D में क्या होता है, सर्कल हो जाता है, जैसे हमें लगती है ना। क्यूब जो है 2D के अंदर क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। अच्छा एक चीज़ आपने समझनी है वो ये है कि हमारे पास ये टॉप के ऊपर कुछ ऑप्शंस आ रही है, नजर आ रही है? अच्छा जो हैंड है उससे क्या होता है, आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो शॉर्ट की इसकी क्या मैं बता रहा हूँ शॉर्ट की। अच्छा ये जो ये वाली की आ रही है, ठीक है? ये कौन सी की है, मूव टूल। मूव टूल जैसे सेलेक्ट करेंगे हमारे पास एक्सेस आ जाते हैं, एक्सेस विंडो, ठीक है? मैंने इसको वाई में ऊपर नीचे मूव करना, मैं इस पैनल को सिलेक्ट करूँगा, मैं ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ उसको। इस हमें लगती है इस चीज़ की? अच्छा इसी तरह से अगर मैंने इसको एक्स में मूव करना तो ये एक्स में चेंज कर लूँगा, ठीक है? अब क्योंकि हमारे पास सर्कल और स्फीयर दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर, तो मुझे स्फीयर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं डबल क्लिक करूँगा तो उसका जो पीछे वाला है ना वो सिलेक्ट कर लेता है इस तरह से। लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, मैं स्फीयर को पकड़ के साइड पे रख सकता हूँ और मिडल से पकड़ के मूव करूँगा तो इस साइड में जिस तरह मर्जी वो मूव कर सकता है इसको, ठीक है? इसको मैं कहीं भी रख सकता हूँ। अच्छा ये मैंने इसको सेटिंग कर लिया। अच्छा जैसे आपने देखा चीज़ साइड में ऑप्शन आना शुरू हो गई है, इसको बॉक्स, ये बॉक्स कैसे बनता है, एक बॉक्स के लिए क्या चाहिए होता है, एक मैश चाहिए होता है। मैश का क्या मतलब होता है कि कोई उसकी वो होगी फिजिकल शेप होगी, ऐसे ही है, वॉल्यूम होगा, कोई वॉल्यूम होगा, कुछ भी होगा। तो ये हमें क्या चाहिए, एक मैश रेंडरर चाहिए। मैश रेंडर क्या है, ये यूनिटी ने खुद प्रोवाइड की है कि अगर आपने 3D मैशेस 3D ऑब्जेक्ट को रेंडर करना है तो आप किसके थ्रू करते हो, मैश रेंडर के थ्रू कर लेते हो। अब हमें कोलिजन्स भी चाहिए होती हैं, एक फिजिकल कोलिजन है ना, अगर मैं यूँ मूव कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ से फेस थ्रू करने की कोशिश करूँगा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी क्या है, फिजिकल कोलिजन है, फिजिकल स्टेट है। अगर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या करेगा, कोलाइड करेगा। जांचे समय लग रही है? जी सर। फिलहाल जी किसी को अभी तक समझ ना लग रही हो? अच्छा तो हमने इस तरह से चीज़ों को मूव कर सकते हैं। अच्छा हमने यहाँ पे देखना तो रोटेशन के लिए सेम वही चीज़ हम इसमें रोटेशन अप्लाई कर सकते हैं। स्केल के लिए कौन से अगली विंडो, स्केल के लिए मिडल से सिलेक्ट करूँगा तो दोनों एक्सिस के अंदर चेंजेस आएंगी, ये एक्स एक्सिस में चेंजेस करेगा और ये वाई एक्सिस में। ये बाकियों को अभी आप थोड़ा सा छोड़ दें, ये जो है ना ये ऑल इन वन है, ठीक है? ये क्या करता है, ये इसमें साइड में मूव करता है, आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, रोटेशन और स्केल, ये ऑल इन वन उसमें बनाया हुआ उन्होंने। ये कैसे करते हैं दोबारा से? स्केल क्या करते हैं, जो आपके बॉक्सेस है ना इसको स्केल कर सकते नहीं हैं। कैसे करते हैं स्केल वाली ऑप्शन? ये ऑप्शन आ रही है जी या फिर ये वाली स्केल वाली ऑप्शन, जिस चीज़ को स्केल करना है उसको सेलेक्ट करना जरूरी है। जैसे जैसे सेलेक्ट करता है, अभी देखा है हायरार्की में भी वो चीज़ सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है? अच्छा और जो जो चीज़ें कैमरे के अंदर आ रही है वो यहाँ पे रेंडर होना शुरू हो गई हैं, ऐसे ही है। अच्छा अगर आज ऐसा मतलब है सही चल रही वाला काम यार। अभी हम कुछ सिंपल देखते हैं। अच्छा अगर मैं अभी प्ले पर क्लिक करता हूँ तो अभी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये प्ले का क्या बटन क्या मतलब है, प्ले का मतलब है कि भाई आपने जो भी सेटिंग्स कर ली है, जो भी चीज़ें अप्लाई की हैं उनको क्या करो, रन कर दो अब, ठीक है? जैसे हम कंपाइलर रन करते हैं, कंपाइलर इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है, बस आपने क्या करना होता है, रन करना होता है। अच्छा अगर मैं चाहता हूँ ये क्यूब जो है ना एक फिजिकल क्या करे, फिजिक्स के साथ नीचे गिरे, तो मैंने क्या कहा था कि सब कुछ क्या हो रहा है,
कंपोनेंट्स में काम हो रहा था, तो मैंने इसमें क्या ऐड करनी है, फिजिक्स ऐड करनी है, ऐसा ही है। अच्छा, और कंपोनेंट्स कैसे ऐड करूंगा, मैं लिखूंगा नीचे बटन आ रहा है यहाँ पे ऐड कंपोनेंट का, मैं ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ, कहता है भाई कौन सा कंपोनेंट ऐड करना है, मेरे पास काफी ज़्यादा है। फिजिक्स के में जाके ऐड कंपोनेंट मैंने क्लिक किया, मैंने फिजिक्स क्लिक किया, उसमें मेरे पास फिजिक्स में काफ़ी चीज़ें दे दी हैं। हमें कोलाइडर्स नहीं चाहिए, कोलाइडर तो पहले भी लगा हुआ है इस पे, हमें फिजिक्स चाहिए। फिजिक्स 2D में नहीं 3D में हम काम कर रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट 3D है, तो इस प्लेन पे क्या करेंगे, रिजिड बॉडी ऐड कर देंगे। रिजिड बॉडी क्या होती है, ये रिजिड बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब रिजिड बॉडी लगी होती है उसके ऊपर क्या होती है, फिजिक्स एनेबल हो जाती है। अब अगर मैं प्ले करूँ, ठीक है, जो मैंने चीज़ें कही थी कि भाई आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी होती है कंपोनेंट्स को जो आपको बिल्ट इन चाहिए, तो आप उसमें ऐड कर लेते हैं। मैंने फिजिक्स के लिए रिजिड बॉडी एनेबल की है, मैं प्ले करता हूँ तो उसको नीचे गिरना चाहिए और वो गिर गई, ठीक है। कहाँ से किया था ये? क्या ऐड कंपोनेंट। अच्छा, अब मैंने क्यूब पे ऐड किया है, अगर आप कहेंगे स्फीयर के ऊपर जो चीज़ें चलें, नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी, क्योंकि स्फीयर के अंदर रियल बॉडी ऐड ही नहीं है, ऐसा ही है। समझ लगती है इस चीज़ की? अच्छा, तो हमें समझ लगी कि भाई कंपोनेंट्स ऐड करने से वाकई फ़र्क पड़ता है चीज़ों से, और चीज़ें मूव करती हैं। एक जो चीज़ होती है वो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपना डिस्प्ले के अंदर आपको एक फ्री एस्पेक्ट आ रहा होगा। फ्री एस्पेक्ट का मतलब होता है कि जितना भी आपको स्क्रीन का साइज है हम उसके मुताबिक रेंडर कर दें। इससे इशू क्या होगा कि जब आप अपनी स्क्रीन के अंदर आपने अगर ऐसा बोला आपने पीसी पे भी बनाई है ना, तो आप फुल स्क्रीन मोड में जाएंगे ना, जितना स्क्रीन ज़्यादा करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा सीन में नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आप चाह रहे होते हैं कि स्पेसिफिक हिस्सा ही नज़र आए आपको, चाहे आपको स्क्रीन का साइज जितना मर्जी इंक्रीज कर जाए, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट करके ना अभी के लिए 16:9 सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा कि इसका क्या मतलब है। 16:9 का मतलब कुछ इस तरह समझ लें कि आपके जितने भी LCDs हैं ना, जो डिफॉल्ट LCDs आती है वो 16:9 के ऊपर बनी होती है। किधर से करना है? ठीक है, ये कहाँ से करना है, आपने गेम विंडो में आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इस पॉइंट पे नजर आ रहा है सबको, फ्री एस्पेक्ट पर। ठीक, और आपने क्या सिलेक्ट करना है 16:9। अच्छा, जैसे उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो अब आपने देखिए ऊपर वो क्रॉप कर दिया उसने बॉर्डर से, अब वो सिर्फ उतना ही सरेंडर कर रहा है। और अगर मैं उसको नीचे लेके जा रहा हूँ, देख रहे हो रेंडर उतना ही हो रहा है लेकिन स्पेस कम हो गई है। ये समझ लगी मैंने क्या की है? यस सर। अच्छा, यार इसको भी हम छोड़ते हैं, जल्दी से आपको बताता हूँ कुछ 2-3 चीज़ें। यार सपोज करते हैं मैंने ना कुछ चीज़ों पे कोडिंग करनी है, वो मैं कैसे करूँगा? अच्छा, ये मेरी बात सुनिए, मैंने किया क्या, मैं जल्दी से आया हूँ, मैंने जल्दी स्प्राइट्स बनाई हैं, ठीक है। आप लोगों को इतना ज़्यादा डिटेल में काम नहीं करना पड़ेगा, आपको मैनुअल के अंदर ना मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कैसे बनाते हैं। अगर आपने इस स्प्राइट को ना, इस स्प्राइट का क्या मतलब है, जब हम बात करें ना PNG या 2D इमेजेस की बात करते हैं तो यूनिटी के अंदर इसको कहते हैं स्प्राइट, ठीक है। अगर आपने इंपोर्ट किया और ये यहाँ से हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में है ना, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में, तो ये हमें वहाँ पे ड्रैग करने की ऑप्शन नहीं देगा। समझ लगती है? नहीं लगती।
अगर तो मैंने कोई भी इमेज इंपोर्ट किया और उसके साथ मेरे पास ये एरो नजर नहीं आ रहा मुझे, जैसे इस पे एरो नजर आ रहा है, इसका मतलब है इसके टेक्सचर टाइप क्या है डिफॉल्ट, इसको मैंने कन्वर्ट किस पे करना है स्प्राइट में। जैसे मैं स्प्राइट पे क्लिक करके अप्लाई करूंगा, अब इसका एक स्क्वायर एरो आ रहा है और अब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा कहीं पे भी तो वो सीन के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आपने एक चीज नोट की है कि प्रोजेक्ट के अंदर चलने पर एक ही स्प्राइट है, मैं सीन को जितनी दफा ऐड एंड ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप करता रहूंगा वो उसके इतने इंस्टेंस बनाना शुरू कर देगा। नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जैसे आप जब हम गेम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, हम लोगों ने बेसिक टूल्स तो सीखना ही सीखना है। हमने ना इसमें मेजर काम क्या होता है, हमने लॉजिक बिल्ड करनी होती है। ठीक है, लॉजिक बिल्ड करने का क्या मतलब है कि मैं चाह रहा हूँ सपोज मेरा करेक्टर हो जो कि लेफ्ट और राइट मूव करे, ऐसा ही है। मैं कुछ यूँ करना चाह रहा हूँ तो मैं जल्दी से क्या किया, मैंने बैकग्राउंड बनाया, मैंने इसके नीचे क्या किया एक ग्राउंड बनाया और मैंने एक स्फीयर बना दिया जिसका मैंने क्या कर दिया प्लेयर नाम रख दिया। अच्छा, प्लेयर नाम रखने से क्या फ़ायदा होगा, ताकि मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में इजी रहेगा। अभी तो आपके सामने 4-5 कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, हो सकता है आपको प्रोजेक्ट बड़ा होता जाए तो आपको ये थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट नजर आता है। तो थाउजेंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो अगर आपने नाम रखा हुआ था ABC या 1 2 3 तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो। पर अगर आपने प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन यूज़ की है और सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने रूम 301 का जो है वो चेयर्स की कोई सेटिंग चेंज करनी थी, तो मैं डायरेक्ट जाकर सर्च करूँगा रूम 301 चेयर नंबर 1 चेयर नंबर 2, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं एग्जैक्टली वो पिन पॉइंट हो सके। इसलिए नेमिंग कन्वेंशन अच्छी यूज़ करनी है। अच्छा, अभी क्या मसला आ रहा है कि अभी मैं प्ले करूँगा तो मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ स्प्राइट्स लगाई हैं और कुछ नहीं किया। और आप लोगों ने देख लिया होगा कि आप क्योंकि हम 2D की बात कर रहे हैं तो हमें 2D के अंदर स्प्राइट रेंडर चाहिए होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या आ रही हैं, स्प्राइट रेंडर आ रही हैं और ये हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन आ रही है। ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन क्या बताता है कि भाई इसकी पोजीशन क्या होगी 3D स्पेस के अंदर, इसकी रोटेशन क्या होगी और इसकी स्केल क्या होगा। स्केल का मतलब होता है कि इसका साइज क्या होगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, मैंने प्लेयर को फिजिक्स एनेबल करनी है ताकि वो नीचे गिरेगा और उसकी ग्राउंड के साथ कोलाइड करे। मैं क्या करूँगा, ऐड कंपोनेंट फिजिक्स तो नहीं करनी, फिजिक्स के लिए क्या था रिजिड बॉडी, फिजिक्स एनेबल करने के लिए क्या यूज करेंगे रिजिड बॉडी 2D, क्योंकि हम 2D में काम कर रहे हैं ना, तो हम 2D में फिजिक्स रिजिड बॉडी ऐड करें। अब मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ, बेहतरीन, और वो नीचे चलता वो गिर गया है। वापस क्यों आएगा, क्योंकि उसमें ग्रेविटी अनेबल होगी ना, वो नीचे गिरता जा रहा है। इसको क्या होना चाहिए था, येलो पे रुकना चाहिए, येलो पे रुकना चाहिए था। इसका मतलब कि येलो के साथ इसकी क्या होनी चाहिए थी, कोलिजन होनी चाहिए थी। ऐसे ही है ना, अगर मैं कहता हूँ भागता जाओ तो दीवार पार करके चला गया है, ठीक है, तो वो क्या मतलब है कि आपको और दीवार के साथ क्या है कोलिजन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, फिजिकल कोलिजन एनेबल करनी है। कोलिजन एनेबल करने के लिए यूनिटी में क्या चीज़ होती है, कोलाइडर्स। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरा एक प्लेयर है, इसके ऊपर मैंने क्या लगाना है, इसकी शेप क्या है बॉक्स, मैं इस पर क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा बॉक्स, उसने क्या है बॉक्स कोलाइडर के बॉक्स कोलाइडर 2D। हम 2D में काम करें तो मैं 2D पे लगा दूंगा। जैसे ही मैं सीन विंडो में आता हूँ तो मेरे पास दोबारा इनफिनिट स्पेस आ गई है। ठीक है, और जैसे ही मैंने बॉक्स कोलाइडर ऐड किया तो उसने इर्द गिर्द उसकी क्या किया, बॉक्स कोलाइडर भी लगा दी है। नजर आ रही है आपको, पहले येलो लाइंस नहीं थी, मैंने जैसे इनेबल किया इसके इर्द गिर्द एक लाइंस आ गई है, नजर आ रही है। अच्छा, अगर आपने इसको एडिट करना है साइज वगैरह तो आप इस पर क्लिक करेंगे बटन पे और आप इसका कोलाइडर का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नजर आ रहा है? अच्छा सर, कोलाइडर का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से मुख्तलिफ हो सकता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं दीवार तक टच नहीं किया लेकिन मैं कोलाइड कर गया। हाँ, कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरह इसकी सेटिंग्स चेंज करनी है। इस तरह से आप इसका अगर मैनुअल साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से भी इंक्रीज करते हैं, एक्स एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अंदर। अब मैंने जैसे इसको कोलाइडर ऑन किया है, कोलिजन तो अभी भी नहीं हुई क्योंकि उसका कोडिंग नहीं की ना, क्योंकि हमने कहा कि एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है और दूसरी तरफ से एक होलोग्राम चल रहा हो। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट तो होलोग्राम से नहीं टकराएगा, तो हमें क्या करना है, एक्चुअली जो ग्राउंड है उसके ऊपर भी कोलाइडर लगाना जरूरी है। और जैसे मैंने इसमें क्या लगाना है, बॉक्स कोलाइडर। अच्छा, अगर मुझे इसको सेलेक्ट करके देखना है कि बॉक्स कोलाइडर ग्राउंड कहाँ पे है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसको फोकस में ले आएगा जिस ऑब्जेक्ट को करना है। अब मैंने जैसे इसके ऊपर एनेबल किया, मैं एडिट पर सेलेक्ट करके देखता हूँ कि क्या कोलाइडर ठीक लगा है। कोलाइडर
ठीक लग रही है। इस कैसे पता चला मुझे? क्योंकि जो एजेस आ रही हैं ये बिल्कुल कॉर्नर्स पे हैं। अब अगर प्ले पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद क्या कर गया, कोलाइड कर गया। अच्छा, अब इससे हमें एक चीज़ का पता चल गया है कि यूनिटी के अंदर सब कुछ कंपोनेंट्स काम कर रहा था, कंपोनेंट्स किस तरह से चल रहे होते हैं। अगर मैं अपना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड बहुत बुरा लग रहा है, ये सही है, ये बेहतर है। अच्छा, अब क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है, अब बैकग्राउंड पे तो कोई कोलिजन नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बैकग्राउंड के ऊपर क्या आ रहा है, सिर्फ एक स्प्राइट रेंडर आ रहा है। स्प्राइट रेंडर क्या है, जो कि इमेजेस को स्क्रीन के ऊपर रेंडर करता है। रेंडर करने का क्या मतलब है, स्क्रीन के ऊपर शो करता है। प्लेयर की भी समझ लगी कि हमने इसमें फिजिक्स एनेबल की, कोलाइडर लगा दिया, ग्राउंड पे समझ लगी फिजिक्स लगाया, कोलाइडर लगा दिया। यहाँ तक हमने ये तो कुछ समझ लिया कि यूनिटी का जो कंपोनेंट्स हमको कैसे यूज करते हैं। जो हमने नहीं सीखा तो ये है कि अगर मैंने अपना कस्टम कोड अप्लाई करना हो किसी चीज़ पे तो वो कैसे करेंगे, ऐसे ही है। कस्टम कोड अप्लाई करने के लिए क्या करूँगा, अपना प्लेयर सेलेक्ट करूँगा। प्लेयर सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पर ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा और मैं अपनी ना स्क्रिप्ट का नाम लिखूंगा। स्क्रिप्ट से क्या मतलब है, जैसे आप हेडर फाइल्स बनाते थे, अपनी सीपीपी फाइल्स बनाते थे, उनका एक नाम लिखते थे, अप्रोप्रिएट नेम लिखते थे कि भाई ये किसकी क्लास है। अब मैंने क्या करना है इस क्लास के अंदर, मैं और सी शार्प में सब कुछ किस पे होता है, क्लासेस में। अब मैंने एक क्लास बनानी है और क्लास का क्या नाम रखना चाहिए मुझे, प्लेयर कंट्रोलर, प्लेयर मूवमेंट, कुछ इस तरह का नाम रखना चाहिए ताकि मुझे पता चले क्लास का नाम। मैं क्लास का नाम रखूँ एबीसी, मुझे कैसे पता चलेगा कि एबीसी क्या करती है। ठीक है, तो मैं इस पर क्या लिखूंगा, प्लेयर कंट्रोलर। उसने कहा भाई प्लेयर कंट्रोलर को आपने लिख लिया, इस नाम की कोई ऑब्जेक्ट कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यूनिटी में प्लेयर कंट्रोलर के नाम से तो नहीं पता, तो मेरी अपनी स्क्रिप्ट है। तो उसने कहा इसको एक नई स्क्रिप्ट बना दें, मैंने कहा जी बना दें। उसने कहा इसको क्रिएट और ऐड कर दें। अभी नीचे जो सर्कल नजर आ रहा है ना इस पॉइंट के ऊपर कॉर्नर में, ये कंपाइलेशन का एरर था सिग्नल। जैसे मैंने वो किया तो मेरे सामने देख रहे हैं प्लेयर कंट्रोलर के नाम से स्क्रिप्ट बन गई है और इसमें उसने कुछ कोड खुद ब खुद ऐड भी कर दी है। ये कोड कहाँ से आ गया, इसका फायदा क्या है। और जैसे हमने प्लेयर के ऊपर देखते हैं तो हमारे पास एक प्लेयर का कंट्रोलर भी आ गया यहाँ पे, नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये अब इसके पास जो भी प्लेयर कंट्रोलर पे एक्शंस परफॉर्म किए, स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, वो किस पे हो सकती हैं, अप्लाई प्लेयर पे हो सकती हैं। क्या समझ लग रही है किसी को इसमें अभी तक इश्यू आ रहा है, समझ ना लग रही हो कि ऊपर से गुजरी हो, हमारी बात हुई हो, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं और हम इसके अंदर ना क्या करते हैं, सिंपल सा थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास कोई दो फंक्शंस बने हुए नजर आ रहे हैं। ये कैसे खोला, ये कैसे खोले, मैं प्लेयर पे आता हूँ, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, एडिट स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, वो स्क्रिप्ट ओपन कर देगा विजुअल स्टूडियो के अंदर। ये VS कोड है, ठीक है, मैंने VS कोड किया हुआ है। अगर इस तरह से नहीं ओपन होता, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, वो स्क्रिप्ट ओपन कर देगा। ठीक है, यहाँ से भी नहीं होता, मैं इस एरो गियर पे क्लिक करता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ, वो स्क्रिप्ट क्या कर देगा, ओपन कर देगा। यहाँ से भी अगर ओपन नहीं होता तो मेरे प्रोजेक्ट विंडो के अंदर देखना स्क्रिप्ट आ रही है। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो भी हो जाएगा। मल्टीपल तरीके हैं भाई इसको ओपन करने के, कहीं से वो मसला ना हो। अच्छा, अब हमें देखने की अपडेट और स्टार्ट का फंक्शन करता क्या है, ऐसे ही है। मैं अगर बात करूं, हमने कौन सा चेस बनाई थी, चेस सबने बना ली है कुछ हद तक, कुछ हद तक तो बना ली है ना। क्या चेस का कोड चल के बंद हो जाता है, क्या चलता रहता है, बाय टू में कितना लंबा लूप होता है, जब तक गेम खत्म ना हो जाए। इसका मतलब क्या है कि वाइल ट्रू का चेक लगा होता है, ऐसे ही है। मेजॉरिटी ने वाइल ट्रू का चेक लगाया है। क्यों लगाया, क्योंकि आपने बार बार चीजें प्रोसेस करनी है, ऐसा मैं लगती है इस चीज की। अगर मैं बात करता हूँ गेम्स की, मैं बात करता हूँ कंप्यूटर्स की कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या चीज़ होती है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में बात करें तो हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, फ्रेम। अब फ्रेम का क्या मतलब है, फ्रेम का ये मतलब है कि आप लोगों ने पुरानी इमेजेस देखी है, जो पुरानी वो फोटोज उतारते थे रील वाले कैमरे, जब एक फोटो उतारते थे वो एक क्या होता था, जो एक इमेज होती थी वो रील के ऊपर, क्या कहते हैं फ्रेम, वो एक फ्रेम कैप्चर होता था। वीडियो किस तरह बनती है,
काफी ज्यादा फ्रेम्स मिलते हैं, ऐसे ही है, ये समझ लगती है इस चीज की। तो अगर हम गेम के अंदर बात करो और मैंने यू मूव करते हुए जाना है तो ये क्या हो रही है, एट तो वीडियो चल रही है जिसम की, तो इसका मतलब क्या, मुझे मल्टीपल फ्रेम्स चाहिए उसके, ये समझ लगती है। और सपोज मैंने मूवमेंट करनी है, मैं चाहता हूँ मैंने की प्रेस की, मेरी ऑब्जेक्ट है, मेरा जो प्लेयर है वो राइट की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे, तो वो कैसे उसको पता चलेगा कि की प्रेस हुई है अगर मेरा कोड चल के उसी टाइम बंद हो जाएगा। इसका मतलब है इन्फिनिट चलता रहे, इसका मतलब है कि हर फ्रेम में वो मेरा कोड री एग्जीक्यूट करे और देखे कि भाई क्या करना है, ये समझ लगती है। हमारे जो नॉर्मल पीसीज है, हम बात करते हैं कि हम गेम खेल रहे हैं, मेरा 60 FPS आ रही है गेम तो सबने खेली है ना, ठीक है, तो उसमें कहते हैं 30 FPS आ रही है, 60 FPS आ रही है, तो 1 सेकंड में 60 फ्रेम गुजर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो 1 सेकंड में 60 फ्रेम गुजर रहे हैं, जितने फ्रेम रेट नीचे गिरता है गेम क्या करने लग पड़ती है, लैग करने लग पड़ती है। वो क्यों करती है, एक फ्रेम में मैं इधर हूँ, मैंने जाना था 1 सेकंड में इधर से उधर उस पॉइंट पे, मैं एक फ्रेम में इधर हूँ, मेरे सपोज 2 फ्रेम्स पर सेकंड है, तो अगले फ्रेम में मुझे यहाँ पे होना चाहिए कि वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए ना, क्योंकि दूसरा फ्रेम 1 सेकंड के बाद रेंडर हो रहा है। सही समझ लगती है इस चीज की, किसी भी चीज में ना लगी हो। इसका मतलब है कि हमने एक चीज को पर फ्रेम काम करना है। अब हमने उस सोच को निकाल देना है कि भाई आपने एक चीज एग्जीक्यूट की और एक दफा एग्जीक्यूट होकर खत्म हो गया कोड। अब हमने जब सोचना है तो इस तरह सोचना है कि हमने किस में काम करना है, पर फ्रेम में काम करना है। तो वो चीज जो अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज 10 यूनिट मूव कर जाओ, अगर मैं पर फ्रेम 10 यूनिट मूव करूंगा तो 1 सेकंड में कितने यूनिट मूव कर जाऊंगा, अगर सपोज 60 FPS आ रहे थे। अगर मैं हर फ्रेम में 10 यूनिट मूव करूंगा, ठीक है, और 60 फ्रेम चल रहे थे 1 सेकंड में, मैं 600 यूनिट मूव कर दूंगा, कहां से, अपनी पोजीशन से, कोई XY पोजीशन आ जाएगी मेरी, ये समझ लगती है। अच्छा, और अब हम इसका मतलब है कि हर फ्रेम उसको लूप भी करनी है चीजों को। अब वो लूप कौन करेगा, हम करेंगे, या तो हम करेंगे या फिर हम एक इंजन यूज कर रहे हैं, एक इंजन को ये फंक्शनैलिटी हमें देनी चाहिए कि वो चीजों को लूप करे। यार अभी तक किसी को समझ ना लग रही हो तो मुझे अभी बता दे, ठीक है, ताकि हमारे फ्लो के अंदर चीजों को मैं लेके चल रहा हूँ। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको सब जो मैंने कह रहा हूँ आपको समझ लग रही है, समझ इस तरह से लग रही है कि आपको यहाँ से आ रही है और वो वापस दिमाग में जा रही है, दूसरी साइड से निकल नहीं रही। अपडेट का मतलब क्या लिखा, उसके ऊपर उन्होंने एक चीज कमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पर फ्रेम नजर आ रहा है सबको, क्या लिखा आ रहा है, अपडेट इज पर फ्रेम। अच्छा, अब मैं करना क्या चाहता हूँ, जैसे हम इनपुट लेते थे ना, हम गेट ch यूज करते थे, इनपुट के भी गेट यूज करते थे, ठीक है। यूनिटी के अंदर भी इस तरह की चीज है, हम दोबारा लगाएंगे क्या, इफ लगा लिया। इफ क्या करना है, वहां पे के बीट करते थे, यहाँ पे एक इनपुट की क्लास होती है, इनपुट डॉट, ठीक है, मेरा भी इंटेलिजेंस से चल रहा है, आपके पास इंटेलिजेंस में ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आएगा गेट की, ठीक है, ब्रैकेट्स, गेट की एक फंक्शन है इनपुट का, हाँ। अच्छा, अब इनपुट डॉट गेट की डायरेक्ट कर सकता हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, इसका मतलब क्या है कि ये बैकएंड पे क्या बना होगा, स्टैटिक बना होगा कोई, ठीक है, एक स्टैटिक फंक्शन है जो हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या देंगे, की, मैं कहता हूँ मैंने अगर तो एक ही प्रेस की थी तो क्या करूँ, मैं कह देता हूँ जी डीबग करें, जैसे हम सी आउट लिखते थे ना, इसमें क्या चीज़ होती है, डीबग डॉट लॉग और प्रिंट, दो चीज़ें यूज होती है। मैं यहाँ पे कहता हूँ ए इज प्रेस्ड, मैंने सेव किया, मैं आया है ट्रिक के अंदर, दोबारा नीचे देखना, दोबारा रेंडर को कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल किया तो जैसे उसने स्क्रिप्ट के अंदर उसने बोला कोड ऐड कर दिए, वो स्क्रिप्ट किस पे लगी हुई है, प्लेयर पे लगी हुई है पहले ही। अब मैं प्ले पे क्लिक करूं तो जैसे ए पे प्रेस करूं उसको प्रिंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर ये प्रेस करेंगे तो वो कह रहा है भाई ये तो मसला आ गया इनपुट बाइंडिंग का। अच्छा, मैंने इनपुट बाइंडिंग किया और ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, अब मुझे बता रहा है कहाँ पे एक्सेप्शन आई है, प्लेयर कंट्रोलर
16 लाइन पे, ऐसे ही है। अच्छा मैंने क्या किया था 16 लाइन पे, मैंने इनपुट लिया था, ऐसा नहीं था आना चाहिए। ये मैंने क्या कर दिया, हम देखते हैं हमारी एक्सेप्शन तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। अब मैं अगर ए प्रेस करता हूँ तो उसने बता दिया एज प्रेस्ड, और क्योंकि वो हर फ्रेम में रेंडर हो रहा था ना, देख रहे मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं सिर्फ एक दफ़ा दबाऊंगा, कितनी दफ़ा आ गई ये, काफ़ी दफ़ा आ गई, इसको तो एक दफ़ा आना चाहिए था, क्योंकि हमने गेट की लिखा हुआ था और वो हर फ्रेम में चेक करता है कि क्या वो की प्रेस हुई है कि नहीं हुई। तो जितनी देर में मैंने वो प्रेस करके उठाया उतनी देर में कितने फ्रेम गुजर चुके थे, 7-8 फ्रेम गुजर गए थे। क्योंकि आप बात कर रहे हैं 1 सेकंड के अंदर 50-60 FPS की, तो अगर 1 सेकंड के अंदर मैंने 0.1 सेकंड के अंदर कोई काम किया है तो मैंने कितने फ्रेम्स भी यूज़ कर लिए होंगे, 10 तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 5 से लेकर 10 फ्रेम तक हमने यूटिलाइज कर ली सिर्फ उस टैब के ऊपर। समझ लगती है? मैंने क्या करवाना था, इसकी मूवमेंट करवानी थी। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हर वो काम जो कि आप इंस्पेक्टर के अंदर कर सकते हो ना, अब आप कोड से भी कर सकते हो। क्या मतलब? मैं कहता हूँ कि मैं अगर ए पे प्रेस करूँ तो इसको मैंने लेफ्ट पे तरफ लेके जाना है, इसका मतलब मैंने एक्स में क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। बेहतरीन हो गया। अब इसका मतलब चाहिए कि मुझे इसका एक्सेस चाहिए ट्रांसफॉर्म का, ऐसे ही है। ट्रांसफॉर्म का एक्सेस कैसे मिलेगा, मैं लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म पोजीशन। अच्छा हम लोगों ने पॉइंट 2D के नाम से वेक्टर बना देखा था, वेक्टर 3 के नाम से चीजें बना के देखी, याद है क्लास के अंदर एक कोऑर्डिनेट बनाया था, जैसे हमने वो कॉम्प्लेक्स का क्लास बनाई थी जिसमें वो एक्स और रियल और इमेजिनरी होल्ड करता है। इसी तरह यूनिटी के अंदर हमने ना वेक्टर्स के नाम से चीजें बनाई हुई हैं, क्योंकि हम सारे तीन कोऑर्डिनेट्स में काम कर रहे होते हैं, तो सारी चीजें क्या होती हैं 3 कोऑर्डिनेट्स में होती हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स को उन्होंने होल्ड करने के लिए क्लास बनाई है, उसका नाम है वेक्टर 3। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक वेक्टर 3 लेता हूँ, जिसका नाम ले देता हूँ माय पोजीशन इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। ये मैंने क्या कर दिया, ये लाइन और ये के अंदर आप अपनी पोजीशन रख दिया। अच्छा ये ट्रांसफॉर्म कहाँ से आ गया, क्योंकि ये क्लास किससे इनहेरिट है, इसमें ना इनहेरिटेंस इस तरह से होती है, पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मोनोबिहेवियर से इनहेरिट कर रहा हूँ, समझ लग रही है? तो ये ट्रांसफॉर्म कहाँ से आया, मोनोबिहेवियर से। मोनोबिहेवियर में उसने एक अपना प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट पहले बना के रखा होता पब्लिक ट्रांसफॉर्म, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, जिस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ये स्क्रिप्ट लगी हुई है उस स्क्रिप्ट का, उस गेम ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म। मुझे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन मिल गई सर, ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल भी मिल सकता है, ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल होता है, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, सब कुछ इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। अच्छा हाँ, ये माय पोजीशन आपने क्रिएट की है? मैंने माय पोजीशन का एक वेरिएबल बना लिया है और इसमें मैंने अपना सेव कर दिया डेटा। ये वेक्टर 3 है। हां वेक्टर 3 वेक्टर 3 एक डेटा टाइप है। जैसे फ्लोट के अंदर आप एक वैल्यू लिखवा सकते हो, वेक्टर 3 के अंदर x y z 3 वेरिएबल्स होते हैं, मैं तीनों डिफरेंट वैल्यूज लिखवा सकती हूं। और सर पोजीशन जो है वो एट्रीब्यूट है, वो उसका वो जो इनहेरिटेड है, हां इनहेरिटेड है उसका, एक्चुअली उसका भी नहीं है। पोजीशन के अंदर जो क्लास है ना, उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्म का एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और जो पोजीशन है ना, ये ट्रांसफॉर्म की क्लास का एट्रीब्यूट है, मोनोबिहेवियर का एट्रीब्यूट नहीं है। तो मोनोबिहेवियर अच्छा ट्रांसफॉर्म में उसका ऑब्जेक्ट है। हाँ समझ लगती है इस चीज की? जी बिल्कुल। अच्छा मैंने क्या करना था, मैंने इसकी पोजीशन के अंदर चेंज करना था, मैंने लिखा माय पोजीशन डॉट वही इंटेलिजेंसली चल रहा है, एक्स आना था यहाँ पे, ठीक है। मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू, मैंने इसमें डिक्रीमेंट करवाना था ना, मैंने माइनस इक्वल्स टू कर दिया किस पे 1। जैसे ही प्रेस करेंगे एक फ्रेम पीछे चला जाएगा, एक फ्रेम नहीं, एक यूनिट पीछे चला जाएगा एक्स के अंदर।
और यूनिटी का एक यूनिट रियल वर्ल्ड के 1 मीटर के इक्वल होता है। सर यहाँ पे वेक्टर 2D बनाना चाहिए हमें डाटा टाइप। वेक्टर 2D बनाना चाहिए था। यस सर, क्यों xy पे हम काम कर रहे हैं। हम xy पे काम कर रहे हैं, लेकिन जेनेरिकली काम करने के लिए उन्होंने थर्ड कोऑर्डिनेट टू z बनाया और इसको यूटिलाइज नहीं करते, लेकिन हमें z को भी साथ साथ लेके चलना होता है। अगर मैं वेक्टर 2 करूंगा ना तो ये मुझे एक एरर दे देगा, और शायद ना दे, देखते हैं। उसने कहा जी पहली बात है, एक तो एरर आ गई। उसने कहा जी क्या आता है, उसने कहा जी ट्रांसफॉर्म डज नॉट डिफाइन फॉर पोजीशन। तो कहा जी ट्रांसफॉर्म में कोई पोजीशन आपकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं इसको स्मॉल करके आ जाता हूँ, वो रिकम्पाइल कर रहा है यहाँ पे, उसने किया, उसने कहा जी एरर चला गया। वेक्टर 2 में मैंने वैल्यू सेव की है, मैंने ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, क्योंकि आपने डाटा रीड किया भी, राइट ही किया ट्रांसफॉर्म पे। इस समय लगती है हमारे क्या कर रहे हो, राइट करनी थी हमारे कहाँ पे किया? वो तो हमने माय पोजीशन के ऊपर किया ना। यस सर, मैंने एक ऑब्जेक्ट था, उसकी डाटा उठाया, उसकी एक कॉपी बनाई, उसमें चेंज कर दिया। ओरिजिनल में चेंज हुआ नहीं, तो ओरिजिनल में कैसे चेंज करूंगा? अच्छा, जैसे मैंने ये किया है, हम देखते हैं एरर तो नहीं आता। एरर नहीं आया, नहीं आया। अब अगर मैंने इसको आया, मैंने प्ले पे क्लिक किया, ये क्या हुआ? सर वो जल्दी से पीछे चला गया, बहुत जल्दी से फ्रेम गुजर रहे हैं ना शायद। मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। तो वो जो डिक्रीमेंट किया उसकी वजह से मैंने तो भैया भी कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो अचानक गायब हो जाता है। ये क्या हो रहा है? सर वो तूने कहा वेक्टर 2 कर दूंगा। अच्छा पहला मैं 4 करके आया था। भैया हम यहाँ पे ना वेक्टर 3 करेंगे, देखना ठीक हो जाएगा। ये मेरा रटा तो आ रहा है, देखा? ये बंदा गलत है। नहीं सर, काम तो हम 2D के अंदर कर रहे हैं, तो जी को 0 ना तेरा क्या आता है? ये अब मैं बताता हूं असल में हुआ क्या था। वो Z की तरफ निकल गया।